गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है कक्षा 12वीं का त्रिविमीय ज्यामिति। ये दूसरा भाग है। इसके पहले हमने एक भाग इसका देख चुका है जिसमें हम दिक् कोज्या, दिक् कोसाइन वगैरह के बारे में बताए थे। उसमें का कुछ पार्ट कल रह गया था, जो ये प्रश्न क्रमांक 13 और प्रश्न क्रमांक 20 करके लिखा हुआ था कल इस साइड में। ये क्वेश्चन बच गया था, इसको लास्ट में बताएंगे, थोड़ा लंबा जाता है। आज हम एक नया पार्ट देखते हैं, सरल रेखा। त्रिविमीय जैसे द्विविमीय ज्यामिति आपने 11वीं में पढ़ा होगा। सरल रेखा का समीकरण x और y में एक घात का होता है, ax + by + c = 0। ऐसे करके सरल रेखा का फॉर्मेट होता है। इसके साथ साथ आप x - x1 अपान cos थीटा = y - y1 अपान sin थीटा ऐसे करके भी पढ़ा होगा। तो त्रिविमीय ज्यामिति में सदिश और कार्तीय दोनों अलग अलग रूप चलता है। जैसे कि अब यहाँ त्रिविमीय ज्यामिति है तो यहाँ पर x1 y1 z1 एक बिंदु है, x1 y1 z1। इससे जाने वाली रेखा को कैसे लिखेंगे? तो इससे जाने वाली रेखा को हम लिखेंगे यदि उसका दिक् अनुपात हमको पता हो। दिक् अनुपात पता हो मतलब दिक् अनुपात यदि ABC है, दिक् अनुपात ABC है तो x - x1 अपान a, y - y1 अपान b, z - z1 अपान c। द्विमीय ज्यामिति और त्रिमीय ज्यामिति में थोड़ा सा अंतर है कि उसमें जो सरल रेखा था ax + by + c = 0 था। यदि इसमें x y z में एक घात का समीकरण लिख दें, जैसे कि 2x + 3y + 5z = 7, तो ये सरल रेखा का समीकरण नहीं है, ये एक तल का समीकरण है। आगे जाकर हम बताएंगे। ऐसा एक प्लेन का समीकरण त्रिविमीय है तो ऐसे त्रिविमीय में तो रेखा भी चल सकती हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे प्लेन भी होता है, समतल भी होते हैं त्रिविमीय में। त्रिविमीय में कोई भी सॉलिड होता है, लेकिन जिसका हम अध्ययन कर ले सकते हैं उसका कुछ का करेंगे। तो ये सरल रेखा का समीकरण होता है। जैसे ये सरल रेखा का समीकरण प्रश्न क्रमांक 4 में दिया हुआ है। और यदि सदिश रूप में यदि बताना है हमको, सदिश रूप में बताना है तो इस रेखा का जो सदिश रूप होगा कि r सदिश रूप में r माने वेरिएबल पॉइंट को दिखाएगा, r = xi + yj + zk होता है। r = xi + yj + zk होता है और ये वेरिएबल चर राशि को प्रकट करता है। तो r = x1 y1 z1 से जाता है तो ये हो जाएगा x1i + z1j + y1j + z1 के लिखेंगे, प्लस एक कांस्टेंट लेंगे और उसके जो दिक् अनुपात हैं ai + bj + ck ऐसे करके सदिश रूप में भी लिखाता है सरल रेखा का समीकरण। अब यदि दो बिंदु से जाता है, जैसे कि ये दूसरा को पहले लिखा हूं और पहला को बाद में लिखा हूं, सदिश रूप में है तो उसको कार्तीय रूप में बदल सकते हैं, कार्तीय रूप में है तो सदिश रूप में बदल सकते हैं। जैसे कि ये कार्तीय रूप में था, उसका ये सदिश रूप मैंने लिखा हुआ है, उसका सदिश रूप मैंने लिखा हुआ है। तो जैसे ये जो हमने अभी बताया है इसको हम अप्लाई करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। जैसे दिया हुआ है कि बिंदु इतना से होकर जाता है तथा इसके समांतर है, तो जिससे होकर जाएगा वो बिंदु हो गया, और जिसके समांतर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट के साथ में वो आएगा, जिसके समांतर है वो। तो इसमें क्या है, दूसरा क्वेश्चन को पहले इसलिए ले लिया गया है कि इससे आपको क्लियर होगा कि दो बिंदु से जाएगा तो पहले समांतर रेखा निकालना पड़ता है। दो बिंदु से जाएगा तो पहले समांतर रेखा निकालना पड़ता है। देखिए कैसे। प्रश्न क्रमांक 2, सरल रेखा है i - 2j + k से जाता है और 3i - 4j + -5k के समांतर है। तो सरल रेखा का समीकरण r = i - 2j + k + λ × 3i - 4j - 5k लिखाएगा। ये जिसके समांतर है वो यहाँ आ जाएगा और जिस बिंदु से जाता है वो यहाँ पर संतुष्ट करेगा। ये इसका सदिश रूप है। अब इसका कार्तीय रूप में यदि बदलना है तो बिंदु ये है, वैसे बिंदु इसका जो है जब ऐसे लिखा है तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 1 - 2 1, और इसके जो दिक् अनुपात होंगे वो 3 - 4 - 5 हो जाएगा। तो ऐसे लिखा जा सकता है x - 1 अपान 3 = y + 4, घटाएंगे y + 2 अपान -4, z - 1 अपान -5, ऐसे लिखा जा सकता है कार्तीय रूप। लेकिन इसको हमको निगमित करना है
तो क्या करते हैं, इस आर की जगह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिखते हैं, और इधर आई के साथ आ जाएगा, इधर आई के साथ आ जाएगा 1 + 3 लेमडा, 1 + 3 लेमडा आई, और जे के साथ आ जाएगा -2 - 4 लेमडा जे, और के के साथ आ जाएगा यहाँ से 1 और यहाँ से -5 लेमडा, 1 - 5 लेमडा इंटू के। अब दोनों आई जे के गुणांकों की तुलना, आई जे के गुणांकों की तुलना करेंगे तो 1 + 3 लेमडा = x आ जाएगा। इसको हम आगे लेमडा = लिख सकते हैं, पहले 1 ट्रांसफर होगा तो x - 1, फिर 3 ट्रांसफर होगा तो /3। जे के गुणांक का तुलना करते हैं, -2 - 4 लेमडा = y, तो पहले 2 ट्रांसफर होगा तो लेमडा = y + 2, फिर -4 ट्रांसफर होगा तो अपान में -4। फिर तीसरा के गुणांकों की तुलना करते हैं, 1 - 5 लेमडा = z, तो 1 ट्रांसफर होगा तो z -1, और उसके बाद -5 ट्रांसफर होगा तो अपान में जाएगा ये। तीनों लेमडा को हम बराबर कर देते हैं, लेमडा एक कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा x - 1/3 = y + 2 अपान -4 = z -1 अपान -5। ये इसका कार्तीय समीकरण हो गया। पहले ही मैंने इस बिंदु को ऐसे लिखते हैं करके बता दिया, और ये जो समांतर होता है वो उसके जो आई जे के का गुणांक होता है वो उसके दिक् अनुपात होता है, यदि कोई रेखा किसी सदिश के समांतर है तो। दिक् अनुपात और दिक् कुज्य के बारे में पिछला लेक्चर में हमने बताया था कि दिक् अनुपात क्या है, किसी रेखा की दिक् कुज्याओं के समानुपाती अंक हैं, और इनका जो वर्गों का योग है एक नहीं होता है, लेकिन दिक् अनुपात के दिक् कुज्य के वर्गों का योग एक होता है, और ये दिक् कुज्याएं, किसी रेखा की दिक् कुज्याएं एक्स वाई जेड एक्सिस से धनात्मक अक्ष से बनाए गए कोण का कोसाइन होता है, ये हमने बताया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्वेश्चन माइनर चेंज है कि बिंदु दिया, दो बिंदु दे दिया है, दो बिंदु दे दिया है। तो ये प्रश्न क्रमांक वैसे बुक में जिसमें से हम लिखे थे उसका पहला है कि रेखा जो है i - 2j + k वह -2j + 3k से जाता है। इससे जाता है मतलब क्या हुआ कि इसको हम, जैसे ये दो बिंदु से जाएगा तो इसको मिलाने वाली रेखा के समांतर हो जाएगा, तो i - 2j + k -2j + 3k = i तो नहीं है तो यहाँ i आएगा, -2j और ये +2j हो जाएगा। हाँ, दोनों में माइनस था, माइनस करेंगे तो फिर ये k है और -3 तो i - 2k इसके समांतर हो जाएगा, ये i - 2k के समांतर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका समीकरण, अब इसका समीकरण एक बिंदु को पकड़ लेते हैं, r पहला बिंदु है i - 2j + k और समांतर का लेमडा से मल्टीप्लाई i - 2k का, ये हो गया इस सरल रेखा का समीकरण। यदि इसको कार्तीय रूप में बदलना है तो इसको लिखिए xi + yj + zk = i के साथ आ जाएगा यहाँ से 1 और यहाँ से लेमडा, 1 + लेमडा × i, और यहाँ से +2j ही रहेगा, -2j इधर लेमडा में नहीं है, और k के साथ आ जाएगा 1 + 2 लेमडा, यहाँ से 2 लेमडा आएगा, और तुलना करेंगे तो 1 + लेमडा = x या लेमडा = x - 1, ये y = हो जाएगा y = -2, तो y + 2 = 0 करके हो जाएगा। हाँ, इसको हम लिख सकते हैं y + 2 = 0। अब लेमडा के रूप में लाना है
तो लेमडा को यहाँ मल्टीप्लाई माना जा सकता है, तो y प्लस 2/0 इक्वल टू लेमडा ऐसे लिख सकते हैं। तीसरा है 1 माइनस 2 लेमडा इक्वल टू जेड, तो 1 ट्रांसफर होगा तो जेड -1, फिर -2 ट्रांसफर होगा तो अपान में -2, इसके अपान में -1 लिख सकते हैं। तो तीनों लेमडा को बराबर करेंगे तो x -1/1 y प्लस 2/0 इक्वल टू जेड -1/-2, ऐसे इसका कार्तीय रूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो बुक से लिखा गया है उसका चौथा प्रश्न है। क्योंकि बिंदु को सदिश बनाना, जैसे इसमें ये बिंदु दिया है तो ये बिंदु ए का सदिश हो जाएगा 3i + 4j - 7, और ए बी सदिश निकालेंगे तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, सदिश ए बी निकालेंगे तो। प्रश्न क्रमांक चौथा है, इसका सदिश रूप में लाना है। तो अभी कई क्वेश्चन तो बनाए हैं इसको। अच्छा, सदिश को कार्तीय रूप में लाए हैं, कार्तीय को सदिश रूप में लाना, x - 5/3 y + 4/7 z - 6/2 इक्वल टू लेमडा लिखेंगे। तो x - 5 इक्वल टू 3 लेमडा, जब इसको बराबर करेंगे तो, या x = 5 + 3 लेमडा हो जाएगा। y + 4/7 इक्वल टू इसके करेंगे तो इधर 7 लेमडा हो जाएगा, तो y = हो जाएगा -4 + 7 लेमडा। जे इसको इक्वल करेंगे तो z - 6 इक्वल टू 2 लेमडा, तो z इक्वल टू हो जाएगा 6 + 2 लेमडा। तो आगे क्या होगा, हम r इक्वल टू xi धन yj धन zk लिखेंगे। तो x है 5 + 3 लेमडा i, y है -4 + 7 लेमडा j, और z है 6 + 2 लेमडा इंटू k। तो r इक्वल टू हो जाएगा, लेमडा वाले को एक साथ लिख लेंगे, यहाँ से 5i आएगा, यहाँ से -4j आएगा, और यहाँ से 6k आएगा। ये बिंदु जो था यही बिंदु आएगा, इसका जो बिंदु है 5 - 4 6 है, उसी से ये सदिश बना। लेमडा के साथ यहाँ से 3i और यहाँ से 7j और यहाँ से 2k। तो इसका जो दिक् अनुपात है वो यहाँ पर आ गया, पहले भी हम बता चुके हैं, ठीक है, ऐसा पहले भी बता चुके हैं। इसके समांतर है, ये सरल रेखा का मानक रूप है जो इस बिंदु से जाता है, और इसके समांतर है। समांतर है मतलब उसके दिक् अनुपात के जो उसके गुणांक होंगे वो दिक् अनुपात बनाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। अच्छा, अभी क्या है, एक बिंदु दिया है और एक रेखा के समांतर दिया है, तो इसके दिक् अनुपात को लेना है और इसके बिंदु को लेना है। सबसे शुरू में जब बताया था x - x1, अपने पास बिंदु है 1 - 2 और इस रेखा के समांतर है, तो उसके दिक् अनुपात हो जाएगा 1 to -2। ये 5वां प्रश्न। तो सरल रेखा का समीकरण x - 1/1 y - -1 यानी y + 1/2 z - 2/-2। ये सरल रेखा का समीकरण हो गया। इसको यदि सदिश में बदलना है तो इक्वल लेमडा करना है, और इसके पहले जस्ट किए थे वैसा करना है। छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न में 4 - x/2 y/6 और z अच्छा इसको लिख लेते हैं, 4 - x/2 y/6 1 - z/3। तो अभी ये इसका दिक् अनुपात नहीं है, ये इस रेखा का मानक रूप में जब रहेगा तब दिक् अनुपात होगा। मानक रूप का मतलब है x पहले आना चाहिए, तो माइनस को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, x - 4/-2 y - 0/6 एंड z - 1/-3, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये जो है 4 0 1 से जा रहा है ये रेखा, और इसके जो दिक् अनुपात हैं, दिक् अनुपात इसका -2 6 -3 है। अब दिक् को जो बनाने के लिए इसके दिक् अनुपात के वर्गों का योग लेते हैं, -2² + 6² - 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 36 9 45 49, जिसका रूट 7 होता है। तो दिक् कोसाइन हो जाएगा, दिक् को ज्या हो जाएगा -2/7। ये कल भी ऐसा किए थे, 6/7 - 3/7। इस प्रकार ये इसके दिक् को ज्याएं होंगी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 हो गया 8 से। अच्छा, ये इसका दिक् अनुपात निकालना है।
या इससे जाने वाले सरल रेखा का समीकरण लिखना है। तो दो बिंदुओं से जाने वाला रेखा का समीकरण x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। तो ये होता है x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 करने पर दिक् अनुपात बनता है, ठीक है, उसके x कोऑर्डिनेट। और y का दिक् अनुपात y2 माइनस y1 करने पर y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1, ऐसे सरल रेखा का समीकरण होता है। अपने पास बिंदु दिया हुआ है a 3 4 माइनस 7 एंड b दिया हुआ है 1 माइनस 1 6। तो सरल रेखा का समीकरण हो जाएगा x माइनस 3 अपान 1 माइनस 3, y माइनस 4 अपान माइनस 1 माइनस 4 एंड z माइनस 7 मीन्स z प्लस 7 एंड 6 प्लस 7, ऐसे ये z2 माइनस z1। तो x माइनस 3 अपान माइनस 2, y माइनस 4 अपान माइनस 5, z प्लस 7 अपान 13, यही सरल रेखा का समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां है, जिसमें ये बोला गया है कि एक सरल रेखा का समीकरण दिया है। इस सरल रेखा पर हमको एक बिंदु प्राप्त करना है जिसका 133 से दूरी 5 के बराबर होना चाहिए। 133 से दूरी 5 के बराबर होना चाहिए, ऐसे बिंदु हमको फाइंड करना है। तो किसी भी सरल रेखा पर एक जनरल बिंदु हम एक्स वाई जेड करके लेमडा के टर्म्स में निकालते थे और उसको हम रखते थे सदिश रूप में बदलने के लिए। तो वैसे ही बिंदु निकालना है। जैसे 10वां का समीकरण है x प्लस 2 अपान 3, वाई प्लस 1 अपान 2, जेड माइनस 2 अपान 2, ऐसा दिया हुआ है। इस पर हमको बिंदु निकालना है, तो इसको हम लेमडा के इक्वल कर देते हैं। जब इसको इसके इक्वल करेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 3 लेमडा हो जाएगा, मीन्स x इक्वल टू 3 लेमडा माइनस 2 हो जाएगा। और y प्लस 1 अपान 2 को करेंगे तो इसके इक्वल टू 2 लेमडा हो जाएगा, मतलब y इक्वल टू 2 लेमडा माइनस 1 हो जाएगा। फिर z माइनस 2 अपान 2 को करेंगे तो z माइनस 2 इक्वल टू 2 लेमडा, मतलब z इक्वल टू 2 लेमडा प्लस 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार इस रेखा पर ये बिंदु हो गया 3 लेमडा माइनस 2, 2 लेमडा माइनस 1, 2 लेमडा प्लस 2। अब इसका अगला जो एक बिंदु दिया हुआ है 1 3 3 से दूरी 5 है बोला है, तो दूरी सूत्र लगा देते हैं, दिस माइनस दिस, तो 3 लेमडा माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 2 लेमडा माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस 2 लेमडा प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5। दोनों साइड का वर्ग कर देते हैं, ये बन जाएगा 3 लेमडा माइनस 3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 लेमडा माइनस 4 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2 लेमडा माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ये हो गया 9 लेमडा स्क्वायर, 3 3 9 2 18 लेमडा प्लस 9, 2 लेमडा का स्क्वायर 4 लेमडा स्क्वायर, 4 2 8 तो ऋण 16 लेमडा, और 4 का वर्ग 16, 2 लेमडा है तो 4 लेमडा स्क्वायर, 2 2 4 लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 25। तो 9 लेमडा स्क्वायर 4 लेमडा इक्वल 4 लेमडा 17 लेमडा स्क्वायर, 17 लेमडा स्क्वायर माइनस 18 माइनस 16 और माइनस 4, तो माइनस 38 हो गया, माइनस 38 लेमडा। अब ये 9 और 16 मिल करके तो बन गया 25, 9 और 16 मिल करके 25 से कट गया, तो यहाँ बच गया 1। तो लेमडा की वैल्यू तो निकलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, देखते हैं। वन थ्री थ्री जेड माइनस 3, हाँ यहाँ मिस्टेक है लिखने में। x प्लस 2 y प्लस 2 एंड z माइनस 3 है ये,
इसीलिए थोड़ा मिस्टेक आ रहा है। देख लेते हैं z-3, z-3 है तो ये 3 हो जाएगा, तो ये +3 हो जाएगा, तो ये +3 हो जाएगा, 2 लैम्डा +3 -3, तो यहाँ पर सिर्फ 2 लैम्डा आ जाएगा, तो ये 4 लैम्डा स्क्वायर बस रहेगा, 4 लैम्डा स्क्वायर बस रहेगा यहाँ पर ऐसे। तो 4 लैम्डा स्क्वायर रहेगा तो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म तो 9 और 16 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 नहीं रहेगा, 1 नहीं रहेगा। इसके साथ साथ लैम्डा का भी चेंज होगा, -18 लैम्डा -16 लैम्डा, 4 4 8 और 9, और यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9 18, 4 2 8 अच्छा, ये 8 2 16, 18 और 16 34, ये 34 हो जाएगा ऐसे। तो देखिए आगे क्या होगा, इसमें हम 17 लैम्डा कॉमन ले लेते हैं, तो लैम्डा -2 हो जाएगा, तो इसको 17 तो 0 होगा नहीं, या तो लैम्डा बराबर 0 होगा या लैम्डा बराबर 2 होगा। जब लैम्डा बराबर 0 लेंगे तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, लैम्डा 0 होगा तो एक बिंदु आ जाएगा -2, अच्छा ये 2 लैम्डा +3 है, -2 -1 एंड 3, -2 -1 एंड 3, और लैम्डा बराबर जब 2 लेंगे तो 6 -2 4 -1 एंड 6 + 3, तो ये 4 3 9 हो जाएगा एक बिंदु। 2 बिंदु ऐसे संभव हैं, 2 बिंदु हमारे पास ऐसे मिलेगा। तो इस प्रकार ये सरल रेखा से संबंधित कुछ प्रश्न था, और कल का जो लेक्चर था उसमें दिक् कुज्य दिक् अनुपात पर आधारित था, उसका 2 क्वेश्चन हम अभी आज बता देते हैं, ये कल के लेक्चर में छूट गया था। कल के लेक्चर में छूट गया था, रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए बोला है, जिसकी दिक् को जाए इसको संतुष्ट करता है। 13वां का फर्स्ट, दिक् को ज्याएं संतुष्ट कर रहे l + m + n = 0 और l² + m² -n² = 0। तो यहाँ से n का मान हम रखते हैं -l + m इसमें, तो l² + m² माइनस इसका वर्ग करें तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, l + m² = 0, तो l² + m² -l² -m² -2lm = 0, तो ये सब कट गया, 2lm = 0, मतलब l = 0 या m = 0। तो l = 0 लेंगे तो m + n = 0 आएगा, और m = 0 लेंगे तो l + n = 0 आएगा। तो हमारे पास क्या है कि एक तो रेखा l = 0 लेंगे तो रेखा आ जाएगा m + n = 0, इसका इसके साथ हम l, देखिए इनके बीच का कोण निकालना मतलब l m n की वर्ग समीकरण है, तो 2 वैल्यू निकलेगा, cos थीटा बराबर L1 L2 + M1 M2 + N1 N2 के द्वारा निकलेगा, तो उसकी वैल्यू हम समीकरण से निकालते हैं। एक समीकरण लिख लेते हैं l + m + n = 0, दूसरा समीकरण 0l + m + n = 0। अब इसको वज्रगुणन विधि से हल करते हैं, वज्रगुणन विधि से हल करेंगे तो l के अपान में लिखेंगे तो m और n का गुणा माइनस दिस इंटू दिस, 1 - 1, और m के अपान में लिखेंगे तो ये उल्टा चलता है, m को छोड़ देंगे, l का गुणांक माइनस इंटू n का गुणांक ऊपर वाले, फिर दिस इंटू दिस, तो 0 - 1, फिर n के अपान में लिखेंगे तो फिर ये सीधा चलता है 1 - 0 × 1 n 0। तो इस प्रकार इसके दिक् अनुपात, ये दिक् कुज्य नहीं है बल्कि दिक् अनुपात है, अभी ये 1 के इक्वल नहीं है, तो दिक् अनुपात इसका हो जाएगा 1 दिक् अनुपात 0, ये दिक् अनुपात है 0 - 1 1। दूसरी बार m = 0 करेंगे तो एक रेखा आ जाएगा m + n = 0, दूसरी रेखा आ जाएगा l + 0m + n = 0। इसको हम वज्रगुणन विधि से हल करेंगे तो l के अपान में लिखेंगे, इसको छोड़ेंगे दिस इंटू दिस 1 माइनस
अरे दिस इंटू दिस 1 माइनस 0, तो ये 1 माइनस 0। एन के अपान में लिखेंगे तो 1 माइनस 1, एन के अपान में लिखेंगे तो 0 माइनस 1। तो दूसरी रेखा का दिक् अनुपात हो गया ये 1, ये 0, ये माइनस 1। दूसरी रेखा का दिक् अनुपात 1 0 माइनस 1 हो गया। अब इनका दिक् कोज्य निकालते हैं, या फिर ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ये a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 है, अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ये a1 तो 0 है, 0 इंटू 1, इसमें ये माइनस 1 इंटू 0, फिर 1 इंटू माइनस 1 अपान अंडर रूट 0 प्लस 1 अंडर रूट 1 प्लस 0 प्लस 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो अपान में रूट टू 2 आ जाएगा, माइनस 1/2। तो थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। या फिर एक्यूट एंगल लेंगे, एक्यूट एंगल लेंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा यदि इसका मॉड ले लें तो। यदि इसका मॉड ले लें तो cos थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा इक्वल टू 60 या π/3 हो जाएगा। इस प्रकार 13वां का फर्स्ट में जो दिया गया है उसके बीच का कोण 60 डिग्री या 120 डिग्री है। नेक्स्ट है इसका दूसरा है, इसमें भी कोण ही निकालना है। कोण निकालना है तो यहाँ कंडीशन दिया हुआ है 13वां का दूसरा 2l माइनस m प्लस 2n इक्वल 0, या यहाँ से m इक्वल टू 2l प्लस 2n हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है mn प्लस nl प्लस lm इक्वल 0, तो यहाँ से m की वैल्यू रखने तो ये दोनों को एक साथ रख लेते हैं, nl प्लस m l प्लस n। तो ये देखिए m की वैल्यू रखेंगे, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2l प्लस n, तो ये हो जाएगा nl और ये 2l प्लस n का स्क्वायर, तो ये nl हो गया, इसका वो करेंगे l स्क्वायर तो 2l स्क्वायर, n स्क्वायर तो 2n स्क्वायर 2lmn मतलब 4ln इक्वल 0, मीन्स 2l स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 5ln इक्वल 0। अब इसको गुणनखंड करते हैं हम, ये 2l स्क्वायर प्लस 4ln को यहाँ ले लेते हैं और 1ln को यहाँ और 2n स्क्वायर को यहाँ। इन दोनों में से 2l कॉमन आएगा तो l प्लस 2n, और इन दोनों में से n कॉमन आएगा तो l प्लस 2n। ये देखिए यहाँ n है, यहाँ 2n स्क्वायर है तो l प्लस 2n, यहाँ पर 2l लिए तो 1l बचा, 2l लिए तो 2n बचा इक्वल 0। तो l प्लस 2n और 2l प्लस n इक्वल 0। तो दो कंडीशन आ गया, l प्लस 2n इक्वल 0 या 2l प्लस n इक्वल 0। तो इसके साथ एक बार इसको लेना है, एक बार इसको लेना है। ये है 2l माइनस m प्लस 2n इक्वल 0। अब लेना है l प्लस 2n, l प्लस 2n, तो यहाँ पर 0m लिख देते हैं और इसको वज्रगुणन विधि से हल करते हैं। तो l के अपान में -2 माइनस 0, m के अपान में 2 माइनस 4, तो फिर -2 आएगा, 1 इंटू 2 2 माइनस 2 इंटू 2, m का लेते हैं तो उल्टा लेते हैं, n के अपान में लेंगे तो 0 माइनस -1 तो 1 आएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस -1 तो +1। तो इस प्रकार एक रेखा है जिसका दिक् अनुपात -2 1 है। दूसरी रेखा 2l प्लस n लेते हैं, 2l माइनस m प्लस 2n इक्वल 0 एंड 2l प्लस 0n प्लस n इक्वल 0। तो l के अपान में लिखेंगे तो -1 माइनस 0, m के अपान में लिखेंगे तो 4 माइनस 2 तो 2 आ जाएगा, n के अपान में लिखेंगे तो 0 माइनस -2 तो ये 2 आ जाएगा। तो दूसरी रेखा है -1 2 2, दूसरी रेखा -1 2 2 दिक् अनुपात। अब फिर से वही सूत्र लगाते हैं, cos थीटा इक्वल टू -2 इंटू -1, ये और ये, फिर -2 इंटू 2, और तीसरा है 1 इंटू 2।
अपान में 2 अंडर रूट आएगा a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, लेकिन उसको हम नहीं कर रहे हैं इसलिए कि ये +2 हो जाएगा, ये +2 और ये -4 ऊपर 0 आ गया तो टोटल 0 हो जाएगा। cos थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इस केस में रेखा के बीच का कोण क्या हो जाएगा, जिसकी दिक्भुजाएं ऐसा दिया गया है, उन रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न में भी 2 कंडीशन है, एल प्लस एम इक्वल टू एन इक्वल 0। दिक्भुजाएं इसको संतुष्ट करता है। 2 रेखाएं हैं एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। तो यदि ये रेखाएं यदि समांतर हैं तो ये कंडीशन आएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, और यदि लंबवत है तो ये कंडीशन आएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0। तो इसको भी विषुव विधि से हल करते हैं। एक का किसी का मान रख देते हैं, यहाँ से हम n इक्वल टू -l प्लस m रख देते हैं और यहाँ मान रख देते हैं तो एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर मीन्स ये तो स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, एल प्लस एम होल स्क्वायर इक्वल 0। तो एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा तो सी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर प्लस 2clm इक्वल 0। तो एल स्क्वायर के साथ ए प्लस सी आ गया, ए प्लस सी एल स्क्वायर और 2clm और एम स्क्वायर के साथ बी प्लस सी आ गया, बी प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल 0। तो अब देखिए क्या है कि ये वर्ग समीकरण है एल और एम में, चूंकि ए बी सी है तो अभी इसके पहले जितने हम किए उसमें गुणनखंड कर लेते थे, वैसा गुणनखंड अब नहीं कर पाएंगे। गुणनखंड नहीं कर पाएंगे तो हम ये इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर एल और एम का 2 मान है, तो एल और एम का 2 मान है तो इसको वर्ग समीकरण में परिवर्तित करेंगे तो उसके द्वारा उनके मूलों का गुणनफल मूलों का योगफल के द्वारा किया जा सकता है। इसलिए हम एम स्क्वायर का भाग देते हैं, एम स्क्वायर का इसमें भाग दे देंगे। एम स्क्वायर का भाग देंगे तो ए प्लस सी एल अपान एम का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर एम स्क्वायर का भाग देंगे तो 2c, एम स्क्वायर का भाग देंगे तो एक एम कटेगा और एक एम नीचे में बचेगा तो इसको एल अपान एम लिख सकते हैं, और एम स्क्वायर का भाग दिए तो ये कांस्टेंट बन गया। तो इस प्रकार ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के जैसे वर्ग समीकरण बन गया। वर्ग समीकरण बन गया। अब यदि ये रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समांतर है तो इनकी जो मतलब रेखाएं समांतर होता है तो L1 अपान L2 इक्वल टू M1 अपान M2 होता है इक्वल टू N1 अपान N2। समांतर में ये कंडीशन होता है, मतलब इसके 2 मूल हमारे पास निकलेगा L1 अपान M1 और L2 अपान M2, और दोनों बराबर हो जाएगा। जैसे इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर, दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब इसका विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं D इक्वल 0 हो जाएगा। समांतर होने की स्थिति में इसका D जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मूल इसके बराबर हो जाएंगे। रेखाओं के समांतर होने की कंडीशन ये है। यहाँ पर जो मूल आ रहा है L1 अपान M1 और L2 अपान M2 आ रहा है, तो इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं हम, L1 अपान M1 इक्वल टू L2 अपान M2। इसलिए क्या है, इसका D दोनों मूल बराबर होने की वजह से 0, D 0 मतलब B स्क्वायर मतलब ये 2c है, 2c स्क्वायर माइनस 4, a की जगह a प्लस सी है और b की जगह c की जगह b प्लस सी है इक्वल 0। तो ये हो गया 4c स्क्वायर माइनस 4a इंटू बी, फिर a इंटू सी, फिर b इंटू सी और ये c स्क्वायर इक्वल 0। तो 4 को हम कॉमन ले लेते हैं, c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर इक्वल 0। तो सी स्क्वायर कट गया, 4 0 तरफ चला जाएगा। सब में हम उसका माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। अब सब में हम क्या करते हैं, इसका ए बी सी का भाग दे देते हैं, बी सी अपान ए बी सी प्लस ए सी अपान ए बी सी प्लस ए बी अपान ए बी सी इक्वल 0। तो ये 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी इक्वल 0 सिद्ध हो गया। यदि ये समांतर हैं तो ये कंडीशन देखिए, लॉजिक यहाँ पर ए बी सी होने की वजह से गुणनखंड नहीं कर पाए, तो इस प्रकार उसको हमने किया।
अब लंबवत होने की स्थिति में जीरो तो नहीं होगा, लंबवत होने की स्थिति में जीरो नहीं होगा, लेकिन इसके दो मूल जो हैं हमारे पास L1 अपान M1 और L2 अपान M2 है, इनका गुणनफल निकाला जा सकता है। वर्ग समीकरण में मूलों का गुणनफल होता है इधर C अपान A, मतलब इसमें B प्लस C अपान A प्लस सी, B प्लस C अपान A प्लस सी। तो इस प्रकार हमारे पास L1 L2 अपान M1 M2 इक्वल टू B प्लस सी अपान A प्लस सी मिल रहा है, जिसको हम लिख सकते हैं L1 L2 अपान B प्लस सी इक्वल टू M1 M2 अपान A प्लस सी लिख सकते हैं। अब अपने पास यहाँ पर 3 नंबर एलिमेंट है डायरेक्शन कोसाइन और 3 कांस्टेंट ए बी सी है। जब L1 L2 हमने लिखा तो अपान में A नहीं आया, B प्लस सी आया। M1 M2 लिखा तो अपान में B नहीं आया, दूसरा मान, जैसे ये दूसरा है A प्लस सी आया। तो N1 N2 लिखेंगे तो क्या आएगा, इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि अभी इसमें से हमने n को कैंसिल किया तो L1 L2 अपान और M1 M2 अपान मिला। इसमें से यदि हम m को कैंसिल करेंगे तो L1 L2 और N1 N2 में आएगा, इसमें n में तो सेम वैसे ही आएगा। इसको सममिति से लिखा जा सकता है, इसमें c नहीं होगा, इसमें a नहीं है, इसमें b नहीं है, इसमें c नहीं होगा, तो इसको a प्लस b लिखा जा सकता है सममिति से। और सममिति से लिखने के बाद यदि इसको हम लेमडा के इक्वल कर दें तो L1 L2 प्लस L1 L2 इक्वल टू हो जाएगा लेमडा B प्लस सी और M1 M2 इक्वल टू हो जाएगा लेमडा A प्लस सी और N1 N2 इक्वल टू हो जाएगा लेमडा A प्लस बी। अब इनके लंबवत है तो हम जानते हैं L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 यानी कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा 0 हो जाएगा। मान रख देते हैं तो लेमडा B प्लस सी लेमडा A प्लस सी लेमडा A प्लस बी इक्वल 0। लेमडा सभी में से कॉमन लेंगे तो 2A प्लस 2B प्लस 2C हो जाएगा। लेमडा 0 तरफ चला जाएगा, 2 से भाग दे देंगे तो A प्लस B प्लस C इक्वल 0। इस प्रकार ये सिद्ध होगा। तो इस प्रकार ये निर्देशांक ज्यामिति का द्वितीय लेक्चर है, जिसमें पहला लेक्चर का जो छूट गया था उसको हमने बताया। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे ज्ञात करते हैं। धन्यवाद।